सिस्टम और कास्ट सिस्टम में क्या अंतर है? क्लास आपका बदल सकता है, जैसे आप कहीं लेबर के घर में पैदा हुए, किसी मजदूर के घर में, और फिर आप पढ़ लिख के डॉक्टर अंबेडकर बन गए, तो अंबेडकर को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का चाणक्य बोलते हैं कि नहीं? या मनु भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। आजादी के समय सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी वही था, उससे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, सब उसके आगे पानी भरते थे, जितने भी थे नेहरू वेहरू सब पानी भरते थे उसके आगे, उससे ज्यादा विद्वान आदमी नहीं था। और कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि आप अपना जाति बदल नहीं सकते। बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो पूरी दुनिया में कौन सी व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था, क्लास सिस्टम पूरी दुनिया में है। 4 ही भागों में लोग बटे हुए हैं, या तो बुद्धिजीवी, या फिर सैनिक, पुलिस वगैरह सब इसमें आती हैं, या फिर बिजनेसमैन जो भी कमाता है बढ़िया, या फिर जो दिमाग से कमजोर है वो क्या काम करेगा? लेबर का। ऐसे घर की साफ सफाई, शूद्र में ये भी आते हैं, फसल काटने का काम भी एक तरह से शूद्र की कैटेगरी में ही आता है, जो शरीर से श्रम करता है वो शूद्र की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इसमें उलझना नहीं। आप लोग है ना, आपके दिमाग में जाति और धर्म के नाम पर बहुत कचरा घुसाएंगे, तो उसमें नहीं जाना। आपको जब भी अपने आसपास कंफ्यूज रहते हो ना, तो दुनिया की तरफ जाइए कि यूरोप में क्या व्यवस्था है, अमेरिका में क्या व्यवस्था है, और इंडिया में आज से वैदिक व्यवस्था क्या थी। वेद ही अपने सबसे पुराने है ना, और कोई भी व्यवस्था है ना 200-400 साल चलती है, उसके बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है। वैदिक सिस्टम भी 400-500 साल चला, फिर उसमें बदलाव आ गया, फिर गुप्त काल आ गया। वैदिक सिस्टम तो बहुत अच्छा था, वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, मतलब जैसे ट्राइबल्स थे। हम सब लोग पहले क्या थे? ट्राइबल समझते हो? आदिवासी। आज से 4000 साल पहले क्या घर होगा? कुछ नहीं था, छपे हुए नोट नहीं चलते थे। क्या चलता था? सिक्का भी नहीं चलता था, वस्तु विनिमय चलता था। तो वो लोग तो बस यज्ञ करते थे और गाय चराते थे। करेंसी का काम गाय करती थी। करेंसी, और करेंसी से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, इसलिए गाय को कामधेनु बोला गया और लक्ष्मी बोला गया। तो ये सारी सिस्टम से ना पीछे जाइए एकदम। अगर आप कुछ आगे कंफ्यूज हो रहे हो ना भविष्य को लेकर, तो अपने पीछे चले जाओ, सीधा ऋग्वेद के टाइम पे चले जाइए, आप उसको पढ़िए। एक रामशरण शर्मा की पुस्तक है प्राचीन भारत, बताते हैं उनको, उसको आप लोग पढ़ना। हिंदी मीडियम है, ओरिएंट्स ब्लैंक स्वॉन की पब्लिकेशन है। देखो यहाँ पर अपने एरिया में थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पर लोग किस लिए पढ़ते हैं? नौकरी के लिए, जबकि हमेशा नौकरी के लिए पढ़ते हुए एक अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का पहला टारगेट होता है आपका व्यक्तित्व विकास, आपकी बुद्धि और विवेक का विकास। अगर आप रियली एजुकेटेड हो, एक अच्छे नागरिक का निर्माण पढ़ाई लिखाई का टारगेट ही होता है। धीरे धीरे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जॉब उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट थिंकिंग ऑफ लेवल है, आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। अगर आपको किसी कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो आप क्या सोच सकें, ये सही है या गलत है, सामने वाला मेरे को मूर्ख तो नहीं बना रहा। पढ़ाई लिखाई का पहला काम क्या है? व्यक्ति के दिमाग को खोल देना। और जैसे ही आपका दिमाग खुलता है तो किसी पेपर में प्रॉब्लम्स आती हैं। सवाल क्या है? प्रॉब्लम्स ही है ना, वो 100 प्रॉब्लम्स हैं, 2 घंटे में सॉल्व करना है। आपने सॉल्व कर दी तो वो देख लेता है, हाँ ठीक है ये आदमी फिट है नौकरी के लिए, नौकरी लग जाती है। तो नौकरी के लिए मत पढ़िए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़िए, नौकरी अपने आप लग जाएगी। इस चीज को आप हमेशा सोचिए कि जैसे जिस जॉब में मैं हूं, मैं इसकी कभी तैयारी नहीं करता था। मैं दूसरे जॉब्स की तैयारी कर रहा था। 2011 में यूपीएससी में काफी बदलाव हो रहे थे, पीएससी में बदलाव हो रहे थे, तो मैंने सारे वनडे एग्जाम्स देना शुरू कर दिया, सीडीएस। और इसके बाद फिर मैंने ये दूसरा एग्जाम था सीडीएस में मैं फेल हो गया, इंटरव्यू आउट, इसमें फाइनल हो गया। तो इधर से तो हम लोग रहती हैं, बैकवर्ड एरिया से हैं, और यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो डरा हुआ था। मेरे टीचर ने बोला कि हम लोग क्या सोचते हैं, बोले नौकरी दे दो हाथ जोड़ के, बैगिंग एटीट्यूड लेके, बोले मेरा कुछ नहीं हो रहा, 4 साल से नौकरी दे दो। एकदम रोई सी शक्ल बना लेते हैं।
तो इंटरव्यू बोर्ड क्या समझता है कि यार ये तो इसका पर्सनैलिटी वीक है। आप नौकरी मांगने कभी मत जाइए, आप जाइए मेरे को, मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, पेपर देने जा रहे हो ना, तो टेस्ट देने जा रहा हूँ मैं। बोले कोचिंग का ही टेस्ट है ये बाहर के टीचरों ने बनाया, तो देख लेना आपके 10 नंबर ज्यादा ही आएंगे। परीक्षा के नाम से क्या है, परीक्षा के नाम से आप डर जाते हो, डरते हो। और जैसे अभी मैं आपके सामने एकदम फॉर्मल आता, आपसे रिलैक्स बातचीत नहीं करता, तो आप भी मेरे से उतना सहज नहीं हो पाते। ठीक है, तो इंटरव्यू भी देने जाते हो, बोले कोई बात नहीं, मैं 2-4 बड़े लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ। मेरे को सवाल किया उसने कि कोई तुम्हें थप्पड़ मार दे, कैसे जवानों को संबोधित कर रहे हो, तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा। तो फिर मेरे को बोलता है कि तुम मारपीट करने जा रहे हो। मैंने कहा ऑफिसर पिटने के लिए नहीं होते, आज मैं पिट रहा हूँ, कल कोई और पिटेगा। इतना सुनते ही उस पर बाकी बोर्ड के मेंबर्स थे वो हंस पड़े। वो साइकोलॉजिस्ट था एक्चुअली, जो सवाल इस तरह का कर रहा था, सिचुएशनल सवाल। तो वो हंस पड़े कि अब सही फंस गया ये। तो फिर बोले फिर क्या कर, मैं उसके बाद पूछूंगा, अब बता तेरी समस्या क्या है। ठीक है। दूसरा सवाल उसने, बहुत टेस्ट करते हैं आपको भाई, देखो ऐसे कुर्सी पे नहीं बिठा लेंगे, आपके हाथ में ना लोगों की जान होती है। आपका कोई गाली देगा तो आप उसको गोली दे सकते हो वहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी गोली दे ही देना है। बहुत सोच विचार के, लोगों का जीवन है, सबसे अमूल्य क्या है, जीवन। आप किसी की जान ऐसे नहीं ले सकते, आपने प्रॉपर उसका लॉजिक होना चाहिए। या तो आप किसी के प्राण तब ले सकते हो जब आप खुद के प्राण खतरे में हो, या फिर जनता के प्राण खतरे में हो, इसलिए तो आपको पूरा जज करते हैं वो। दूसरा सवाल किया था कहीं आंदोलन हो रहा है, आंदोलन उग्र हो गया, हिंसा हो गई, और फिर आपने क्या करना है, उसमें आपके रिश्तेदार भी हैं सामने, आपका काम है आंदोलन को रोकना। एक पुलिस नहीं रोकती जो धरना प्रदर्शन करते हैं, और सामने वाले पत्थर गोली वोली सब चला रहे हैं, उसमें आपके रिश्तेदार हैं, तो आप क्या करोगे? कोई बताएगा क्या करोगे? तुम बताओ क्या करोगी? सामने आप पुलिस ऑफिसर हैं, सामने से जनता पत्थर फेंक रही है, कोई उसमें से कट्टे से फायर भी कर देता है, और उस काम में शामिल आपके घर वाले और रिश्तेदार भी हैं, आप क्या करोगे? क्या आप गोली चलाने का आदेश दोगे? सामने तो आपके घर वाले भी हैं। हाँ, तो मैंने भी यही बोला कि मैं पर्दे के पीछे रह के कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन पता चल गया कि आप हो तो फिर वो आपको वैसे परेशान कर देंगे। उनको पता चल गया कि ये तो अपने ही घर का आदमी है, तो दिक्कत कर देंगे। आदमी सबसे ज्यादा किसके लिए जीता है? मान सम्मान के लिए। अब आप वहां नौकरी कर रहे हो और इधर आपको समाज से और जाति से बाहर कर दिया, तो किसी मतलब की नौकरी। अंग्रेजों के जमाने में ऐसा होता था। अंग्रेजों के जमाने में क्या है कि जो सैनिक होते थे उनको समुद्र पार लड़ाई के लिए भेज देते थे, और जब वो लौट के आते थे तो हिंदू धर्म में समुद्र पार करना एक पाप माना गया है। ये बात सही है? जैसे इस्लाम में ब्याज पे पैसा देना पाप है, वैसे ही हिंदू में समुद्र को पार करके जाना भी पाप है। तो सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। उनको जब सैनिक अपने घरों में आए लौट के लड़ाई के मैदान से, तो पता चला, उनको बाहर कर दिया, छेक दिया। तो इस तरह की कई समस्याएं आती हैं। लेकिन जब आप एक बार जॉब में आ जाते हो तो आपका पहला काम क्या है, आपका जॉब आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, इसलिए अपने रूल्स को कर रखो हमेशा फ्लेक्सिबल, एकदम लकीर का फकीर नहीं होना है। जब आप में से कई ब्राह्मण भी हैं, कई ठाकुर भी हैं, कई वैश्य भी हैं, कई शूद्र भी हैं, लेकिन जब आप वर्दी पहन लेते हो तो आप सारे क्षत्रिय बन जाते हो, बन जाते हो। अल्टीमेटली आप काम क्या कर रहे हो? देश की रक्षा। इसलिए किसी को भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। और ये जाति धर्म और आरक्षण की जंग में कभी मत फंसना आप लोग। ये बहुत ही एक ऐसे लोग हैं ना जो कुछ नहीं कर पाते, वो इस तरह की चर्चाएं ज्यादा करते हैं।
ठीक है। उसके कई सारे लॉजिक्स हैं, इस पे बहुत बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, जज बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट भी बैठी हुई है। बहुत सोच समझ की चीज़ें आई थी और चल रही हैं। और जित अभी तो सबके लिए हो गया वैसे भी, सवर्ण को भी ईडब्ल्यूएस मिला है, तो ये सब लड़ाई खत्म हो गई है, ठीक है। और हमेशा कोशिश करो कि आपके नंबर इतने होने चाहिए कि आप जनरल में फाइट करो, ठीक है। मेरा रैंक 168 था, ऑल इंडिया रैंक। इन सब चीज़ों में पड़ी। अभी मैं इनसे कुछ सवाल ले लेता हूँ, और कोई बात है तो आप मुझे बताइए। बताओ, किसी का कोई भी सवाल, किसी भी तरह का, किसी भी स्तर का, पर्सनल, प्रोफेशनल, एथिक्स का, इंटीग्रिटी का, जो आप पूछना चाहते पूछ सकते हो। आप ये मत सोचिए मैं एक अधिकारी हूं, ये सोचिए कि मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ। सर मेरा नाम अभिषेक है। सर आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी आपने बताया कि मतलब जातिवाद नहीं होना चाहिए, तो सर आगे मतलब जातिवाद को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है? जातिवाद देखो, ये सब चीजें होती हैं पढ़ाई से, पढ़ाई लिखाई से खत्म होता है। कुछ लोगों को कुछ पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद करते हैं, उनको बोलते हैं पढ़े लिखे गंवार। ठीक है। और कई बार हम दबाव में आके ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं कि मेरे घर वाले ऐसा कर रहे हैं, मेरे मोहल्ले वाले ऐसा कर रहे हैं, तो उनको नहीं करने। आपको हमेशा धारा के विपरीत चलना होगा। आगे चल के चीज़ें खत्म हो जाएंगी, डोंट वरी। जब आप फेसबुक और व्हाट्सएप और ये टीवी देख रहे हो ना, ये सब खत्म कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो? आज तो पहले जैसे लोग नहीं मानते, आप सब लोग साथ में बैठे हुए हो। जब आज से 30-40 साल पहले अलग अलग बैठते थे, तो जो परंपराएं है ना, परंपराएं टूटने से पहले खून बहाती हैं। जो कोई भी परंपरा टूटती है तो थोड़ा बहुत तो विरोध उसका होता है, खून बहाती है, ये बात सही है। जैसे चाहे प्रेम विवाह का कंसेप्ट हो, कोई भी हो, तो टूटने से पहले खून बहाती हैं। और धीरे धीरे जो सोशल चेंज है, सामाजिक परिवर्तन है। आप में से कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है? सोशियोलॉजी कोई पढ़ता है? बीए कौन कर रहा है? नहीं है। आप लोग स्टूडेंट किसके हैं? ऐसे सोसाइटी अपने अंदर से सुधार लाए, दूसरा सरकार कानून बना के पार्लियामेंट में पास कर दे कि ये वाली बातें होंगी। तो ये अंदर से सुधार आता है ना, वो देर से आता है। समाज के अंदर से जो सुधार होते हैं वो देर ही लेते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? पानी थोड़ा सा पी लूं और बताओ। तो ये टाइम लेगा, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, आगे चल। लेकिन अभी एक नई प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोगों ने फेसबुक पे जाति और धर्म के नाम पे इतने ग्रुप बना रखे हैं, इतने ग्रुप बना रखे हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, है? इंडिया में कितनी जातियां, कोई आइडिया है? तकरीबन 4000 है। 6200? हाँ, 6200 नहीं होंगे, 4000 के आसपास होंगे। 4000 के आसपास जाती हैं। अब आप बताओ, 40 के नाम बताने पसीना निकल जाएगा। तो और उसमें भी कंफ्यूजन है। मेरे सिक्योरिटी में चलता था, नाम था हेमंत ब्रह्मा, सरनेम ब्रह्मा उसका, ठीक है। असम में ब्रह्मा सरनेम होता है, लेकिन उसे देख के नहीं लगता कि ब्रह्मा के खानदान का होगा। ठीक है। इधर नॉनवेज को बोलते हैं कि नॉनवेज खाता है वो आदमी खराब है, नीच कुल का है, नीच जाति का ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जिधर आप जिस दिन लक्ष्मी पूजा करते हो बंगाल में, उस दिन काली पूजा होती है और तकरीबन हर जगह बकरा कटता है। ये अपने 4-5 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मत सोचिए, इंडिया में 640 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या है? इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से सोचिए। इंडिया है ना, बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म पहनावे के लोग रहते हैं, जिनका खान पान अलग है। हो सकता है कि इधर जो चीज आपको राइट लगती है, कहीं जाके वो चीज रॉन्ग हो सकती है कि नहीं? ठीक है। जैसे हम हाथ मिलाने के लिए, सम्मान देने के लिए हाथ मिलाते हैं, लेकिन अफ्रीका में एक जाति है जो कि जनजाति जो थूकती है। आप
इधर थूक थूक के बता दो। तो फिर तो ये जो परंपरा है ना, क्या हो गया, परंपराएं समय के हिसाब से बदलती जाती हैं और उनकी इंपॉर्टेंस भी बदल जाती है। ठीक है, जैसे इधर आप लोग दहेज लेते हो, छत्तीसगढ़ में मैं था वहां पे उल्टा दहेज दिया जाता है, लड़की की बारात आती है। मेघालय में तो संपत्ति ही लड़कियों के नाम है, सबसे छोटी बेटी है उसको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, लड़कों के नाम कुछ है ही नहीं वहां, चाहे अब लात पड़ जाती है। ठीक है, वहां पे गारो खासी जैंतिया ट्राइब्स हैं, मैंने देखी वो जगह, मोहसिन राम चेरापूंजी से थोड़ा और आगे पड़ती है, बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ एरिया। वहां पे आपने कभी कभी वो देखा होगा टीवी में या फेसबुक पे, सबसे साफ नदी का फोटो, जिसमें नाव के नीचे पानी पत्थर दिखते हैं, उसको डॉकी रिवर बोलते हैं। जो वहां पे जड़ों के भी पुल बना रखे हैं लोगों ने, आदिवासी हैं कहने के लिए वो लोग, लेकिन इतने साफ सुथरे रहते हैं कि आप अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, और आप वहां पे जाके तो आदिवासी हैं, इनसे क्या बात करना, आप घमंड में बने रहो, वो लेवाइस का पैंट पहन के घूम रहा है, है? आपका जाति ऊंची हो या नहीं हो, लेकिन आपका जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। कौन पूछता है? मैं बीए पास हूं, मेरे से कोई मेरी डिग्री नहीं पूछता, अब न कभी मेरी जाति पूछता है, और न ही मैं अपनी जाति इधर लिखता हूँ, मैं सिर्फ अपना नाम लिखता हूँ लोकेन। क्या हो गया? जय सर, मेरा नाम आशा है। मेरा एक प्रश्न है कि ऐसे हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं और उस गोल को अचीव करने में वक्त लग रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उस काम को छोड़ दें, या तो वो समाज के दबाव से हो सकता है या घर वालों के दबाव से, तो उस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए? तो आपको बहुत सही सवाल है। ऐसी स्थिति से हर कोई, मैं बोर्ड की मदद ले लूं थोड़ी सी, करते हो जनरली, अभी तो आप लोग तो कम उम्र के हो, आपकी उम्र में कोई तैयारी बच्चा करता नहीं है, आप लोग बहुत जागरूक हो जो इतना जल्दी इस फील्ड में आ गए। ठीक है, जब लंबे समय तक हम तैयारी करते हैं, मनुष्य क्या एक सृजनशील प्राणी है, मैं आपको इसको थोड़ा और डेप्थ में बताया था इस चीज को, क्रिएटिव एनिमल समझते हैं। जब आपका श्रम रिजल्ट्स के रूप में तब्दील होता है तो आपको क्या आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप श्रम कर रहे हो और वो रिजल्ट्स में तब्दील हो रहा है, तो इससे क्या मिलती है? खुशी। लेकिन आप श्रम तो किए जा रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर, मतलब श्रम का वस्तुकरण। दुर्खीम का एक कंसेप्ट है, लीव सुसाइड, आप उसको पढ़ना। तो इसमें क्या होता है कि आप खूब श्रम कर रहे हो, खूब पेपर दे रहे हो, लेकिन रिजल्ट 0/सन्नाटा। तो फिर थोड़ा सा इससे क्या होता है कि आप मनुष्य को अलगाव हो जाता है। विरक्ति समझते हो, अलगाव समझते हो? नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल लेता हूँ, देवदास मूवी देखिए, देवदास को हो जाता है जो कि दुनिया खत्म, और उसकी लास्ट अभिव्यक्ति क्या है अलगाव की? उसकी सुसाइड। पहले व्यक्ति काम करता है, फिर उसका जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर अपने आप को समाज से अलग कर लेता है, फिर परिवार से अलग कर लेता है, और फिर खुद से अलग कर लेता है और खत्म। ऐसे ही होता है। जब आपके अंदर निराशा घर करती है तो आप क्या सोचते हो कि मेरा सब कुछ शेष हो गया, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? ऐसा नहीं है। और दूसरा, आपको जब आपका लंबा समय हो जाता है, आपके सबसे खराब भूमिका कौन निभाता है? एक तो रिश्तेदार निभाते हैं और एक पड़ोसी निभाते हैं। जब आप जीवन में तैयारी करने लग, आप बैठ जाइए, ठीक है, जब आप पढ़ते हो लंबे समय तक, तो दो लोग है ना आपके जीवन में बहुत ही एकदम विलेन का रोल प्ले करते हैं। किसका रोल प्ले करते हैं? विलेन का। वो आपके पिताजी को याद दिलाते रहेंगे, और पिताजी आपको याद दिलाते रहेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो बाजार में पढ़ रहा है, वो घूम रहा है, वो फेसबुक चलाता रहता है, वो ये करता रहता है। तो पिताजी आपको दिलाते रहेंगे। वो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको सोशल प्रेशर बोलते हैं। पिताजी आपसे कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन समाज उनसे कहलवा रहा है,
बोला लड़की की उम्र हो गई, शादी कर दो। अरे भाई तेरी लड़की है क्या जो इतना लोड ले रहा है? और शादी की इतनी टेंशन है तो दे 50,000 उसके खाते में। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। तो जब भी आपको लगता है ना कि आप पे सबसे ज्यादा लोड है, आपको लोग सबसे ज्यादा गालियां दे रहे हैं, तो आप सोच लेना कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, जब आपको लोग सबसे ज्यादा बुरा बोलने लगे और आपकी जग हंसाई होने लगे, तो समझ जाना कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और जरूरी नहीं है कि आप हर एग्जाम में पास हो, जरूरी है नहीं है ना। फिर जैसे एक तो आप फेल पास होने की फीलिंग खत्म कर दो। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, तो हम क्या करते थे कि एक तो ये जैसे पूजा पाठ में कम करता था शुरू से, तो सोते थे, इधर बुक रखी है तो उसको ये बंद कर दो इसको थोड़ी देर के लिए,